साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के टॉपिक में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय का महामैराथन क्लास है साथियों। 300 MCQ है, ऑथेंटिक प्रश्नों का संग्रह है साथियों। इतना प्रश्न को अगर आपने अंत तक देख लिया और बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इससे पहले भी इसी में से प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी इसी में से प्रश्न आएगा। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों आपका पहला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। ऑप्शन है दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना पीटना। तो सही विधि कौन सा है आपका? प्रशंसा। प्रशंसा से छात्र क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर आपका प्रेरक, चालक, उद्दीपन, ये क्या है? प्रेरणा का स्रोत है। तो आदत आपका प्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर, ये आपका चिंपैंजी और वानरों पर। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है थॉर्नडाइक से। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे हैं तो याद रखेंगे साथियों, क्रिया प्रसूत व्यवहार ये नहीं है। ये अभी प्रेरक, अंतर्मुक्त, उद्दीपक ये क्या है? उसकी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। सीखने के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका अभ्यास का नियम, तत्पर का नियम, प्रभाव का नियम, ये तो उसका मेन नियम है। इन तीनों को याद रखना है। तो चौथा आ गया आपका खेल, तो ये नहीं है। याद रखिए साथियों, इसका 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम, तो इनको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो यहाँ पर अभी बताया प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इन तीनों को आप याद कर लीजिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा वो नहीं है। तो तनाव का नियम ये नहीं है, ये इसका उत्तर है। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो मुख्य नियम कौन सा है आपका? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तो बहु अनुक्रिया का नियम ये मुख्य नियम में नहीं है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रारंभिक नियमों में शामिल नहीं है? तो प्रारंभिक बताया ना, सेम आपको याद रखना, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, ये तो है। तो ये ऑप्शन सी ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये क्या है? गौण नियम में शामिल नहीं है। इसका 5 गौण नियम है, याद रखेंगे। इसके 5 गौण नियम के याद रखेंगे। जैसे अब इसका है सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, 3 हो गया। एक होता है मानसिक स्थिति का नियम, याद रखेंगे, मानसिक स्थिति का नियम, और एक है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्लियर है? तो 5 को आपको याद रख लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो नहीं है। तो इसमें आपका क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? याद रखेंगे, सीखने का प्रभाव नियम।
थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ये आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? यह है आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत। याद रखेंगे साथियों, थॉर्नडाइक जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? यह है आपका तत्परता का नियम। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? इसको याद रखेंगे साथियों, आपका ये है अल्बर्ट बंडूरा। देखिए साथियों, ये थॉर्नडाइक का नियम को और क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो आपका इनका सिद्धांत जो है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नामों को याद रखना है, इसको पूछ देता है। जैसा आप इसका नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको याद रखेंगे। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया याद रखेंगे, एसआर थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं इसको। संयोजनवाद का सिद्धांत याद रखेंगे, संयोजनवाद का सिद्धांत, और है इसका संबंधवाद का सिद्धांत। ये सब आपको पूछ देता है। संबंधवाद, आवृत्ति का सिद्धांत, ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए साथियों, जितना ही बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको अध्ययन कर लीजिए। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था, तो यह है आपका बंडूरा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह आपका पावलोव। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? पावलोव। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत संबंधित है पावलोव। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन प्रयोग किया था। प्रयोग किस पर किया था? याद रखेंगे, पावलोव ने कुत्ते पर। पावलोव से याद रखेंगे पालतू कुत्ता, पावलोव है तो प से पालतू कुत्ता, ऐसे आपको याद हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये कहाँ के है इसको भी याद रखेंगे। आपका पावलोव जो है रूस से है, क्लियर है? तो याद रख लेंगे, एक पाव रसगुल्ला, ऐसे करके एक पाव रसगुल्ला, ठीक है। तो रस से रूस, एक पाव, पाव से पावलोव। प्रश्न साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, याद रखेंगे कुत्ते पर, पालतू कुत्ता। देखिए साथियों, इनका जो सिद्धांत के अन्य नाम याद रखेंगे, जैसे इनका जो नाम है याद रखेंगे। पहला तो आपका शास्त्रीय अनुबंधन हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद है आपका अनुबंधन का सिद्धांत भी पूछ देता है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत। उसके बाद है आपका क्लासिकल थ्योरी, इसको याद रखेंगे, क्लासिकल थ्योरी आपका है क्लासिकल थ्योरी, क्लियर है। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, या इसको CR थ्योरी, इसको आपको याद रखना है साथियों। और जैसे ये भी पूछ देगा आपका है इसका शरीर शास्त्री का सिद्धांत, याद रखेंगे शरीर शास्त्री। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसको याद रखेंगे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? आपका है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी।
निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? कोहलर। सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपका अधिगम का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया वनमानुषों पर। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था वनमानुषों से। याद रखेंगे, स्किनर चूहा, थॉर्नडाइक बिल्ली और कोहलर का है वनमानुष। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संगनात्मक प्रक्रिया है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो यह है आपका स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, याद रखेंगे, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रखेंगे साथियों, स्किनर ने। देखिए, मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न पूछता है साथियों, इसलिए अच्छे से क्या करेंगे, आप इसको स्टडी कर लेंगे। देखिए साथियों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? यह आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए साथियों, याद रखेंगे, जो स्किनर के जो सिद्धांत है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? आपका इसको याद रखेंगे, आरएस थ्योरी। एस आर आपका थॉर्नडाइक का है, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। एस आर किसका है? थॉर्नडाइक का है। इसका क्या है? आरएस है। क्लियर है? आरएस थ्योरी ये जस्ट उल्टा है। तो आरएस है आपका स्किनर का नैमित्तिक अनुबंधन, याद रखेंगे, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, याद रखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये क्या है? स्किनर है, इसको पूछा जा चुका है, अभिक्रमित अनुदेशन। अगला प्रश्न साथियों, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR, इसका उत्तर है साथियों, याद रखेंगे, वुडवर्थ। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? याद रखेंगे, BS ब्लूम ने नहीं किया, बाकी तीनों ने किया। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? याद रखेंगे, गुथ्री ने। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, याद रखेंगे, पदानुक्रम है आपका मैस्लो। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न साथियों, देखिए, मिलान करना है। इसमें दिया है हल, मैकडूगल, फ्रायड, मैस्लो। तो आवश्यकता का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति, मनोविश्लेषणात्मक, प्ररोध और कलन। इसको क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ से हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसको आप मिलान कर लेंगे। पहला का होगा चौथा, जैसे पहला में हल दिया है तो प्ररोध अवकलन। बी का हो जाएगा 2, मैकडूगल का हो जाएगा आपका मूल प्रवृत्ति, और सी फ्रायड का हो जाएगा तीसरा मनोविश्लेषणात्मक, और मैस्लो का हो जाएगा आपको हो जाएगा पहला आवश्यकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है, इसका है RM गैगने। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है
स्किनर। सीखना है तो सीखना क्या है आपका? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? यह आपका गिलफोर्ड। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? याद रखेंगे, गेट्स व अन्य। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। यह आपका अनुक्रिया। अधिगम एक, याद रखेंगे, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। तो नहीं है कुछ। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक, ये भी सही है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये क्या है? नहीं है, क्योंकि सीखना तो सब जगह होता है। विद्यालय, घर, परिवार, समाज, सब जगह हम सीख सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट विधि सभी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट साथियों, इसको पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है आपका फ्रोबेल। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? आपका फ्रोबेल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखेंगे। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। यह है आपका बालवाड़ी। गैगने निम्न में किससे संबंधित है? यह आपका अधिगम का श्रेणी क्रम। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? याद रखेंगे, अधिगम का वक्र है आपका मिश्रित, उन्नतोदर, नतोदर। ये लंबवत क्या है? इसका नहीं है, याद रखेंगे इसको। जो अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है साथियों, याद रखेंगे 4 प्रकार का होता है। आपका ये है, ये आपका ये तीनों हो गया आपका। चौथा है इसका सरल रेखी, याद रखेंगे सरल रेखी, और ये 3। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह कहलाती है सीखने का पठार। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? रॉस का। अधिगम पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में पठार बनता है थकान के कारण। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है बोल रहा है? तो अधिगम के पठार का कारण विद्यालय का असहयोग, ये नहीं है। बाकी सब अधिगम पठार कारण है प्रेरणा की कमी, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। अगले प्रश्न साथियों,
सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर याद रखेंगे, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। इसका उत्तर है साथियों अधिगम अंतरण। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, डैश के द्वारा कहा गया है। ये आपका है स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसने दी? ये आपका स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? यहां पर याद रखेंगे डीवी। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? टीपी नन। किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? ये आपका फ्रोबेल। किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? ये आपका एडम्स का। किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्तिगत शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? यह है कमेनियस। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? वाटसन। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह आपका वुडवर्थ ने। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजाए है। कथन था वुडवर्थ का। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? मैक्स वर्थिमर। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? वुंट। याद रखें साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका उत्तर है आपका डब्ल्यू वुंट ने। याद रखें विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग, याद रखेंगे जर्मनी के लिप्जिंग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। याद रखेंगे प्रयोगात्मक। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे। यह है आपका वुंट। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपका इलाहाबाद में। इसके याद रखें 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? याद रखें समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है? यह आपका विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद रखेंगे बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। क्लियर है?
वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं है गार्गी, मैत्री, संघमित्रा, विश्वम्भरा, अपाला। इसका ऑप्शन में देखिए साथियों, इसमें से आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। बी नहीं, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ABDE, गार्गी, मैत्री, विश्वम्भरा, अपाला। ये क्या है? विदुषी महिला है। संघमित्रा आपका नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। क्लियर है? इसमें आपका लोपा मुद्रा भी जोड़ लेंगे, आपका ये है लोपा मुद्रा भी इसमें आ जाएगा, आपका लोपा मुद्रा। बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है, याद रखेंगे, पबज्जा। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है उपसंपदा। मक्तब का संबंध है इसका आपका प्राथमिक शिक्षा से। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी, यह लॉर्ड मैकाले द्वारा। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? कोठारी आयोग ने। याद रखें, कोठारी आयोग का है आपका 1964। इसका जो डॉक्टर दौलत सी कोठारी, पूरा नाम याद रखेंगे, उन्हीं के नाम पर ये बना है, डॉक्टर दौलत सी कोठारी। इन्होंने 1966 में आपका दिया है राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। यदि आप निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया, याद रखेंगे कोठारी आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? यह आपका कोठारी आयोग रिपोर्ट। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया, तो 10+2+3 याद रखेंगे कोठारी आयोग 1964 से 66। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे, ये आपका 1857। और ये आपको याद रखेंगे विश्वविद्यालय जो है आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से शामिल नहीं है? तो अभी बताया कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये तीनों है, इनको याद रखें। तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो नहीं है, तो आपका दिल्ली इसमें नहीं है। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? यह आपका भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? यह आपका हार्टोग समिति। अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? हार्टोग समिति ने। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया गया है, यह हार्टोग समिति द्वारा। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको याद रखेंगे। वुड का घोषणा पत्र ये है 1854 में। इसको अंग्रेजी शिक्षा का याद रखें, क्या कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, महाधिकार पत्र, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी, यह आपका संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था आपको 1937 में। देखिए साथियों, इसको पूछता है वर्धा शिक्षा को आपका ये किससे संबंधित है, उसको भी पूछता है, आपका महात्मा गांधी से संबंधित है।
गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? याद रखेंगे इसका 1937 में। राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा, नई तालीम, ये सब एक ही है, ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, याद रखेंगे। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बालिकाओं के लिए आपका हंसा मेहता समिति, ये आपका सन 1961 में। गोखले बिल संबंधित है, तो यह आपका प्राथमिक शिक्षा से। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए, वह है 1:30। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो यह आपका समवर्ती सूची में। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें संशोधन से। 86वें संशोधन याद रखेंगे सन 2002। इसको याद रखेंगे, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? याद रखेंगे अनुच्छेद 21A, इंपॉर्टेंट है साथियों। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, धारा 21A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? अनुच्छेद 21A, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? इसको याद रखेंगे, आपका धर्म, लिंग, जन्म स्थान। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है? ऑप्शन बी, इस पर क्या क्या है? निषेध किया गया है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? यह आपका अनुच्छेद 30(1). प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका मिड डे मील, नामांकन संख्या बढ़ाना। आपका मिड डे मील का याद रखेंगे साथियों, ये जो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यह आपका 26 सितंबर 1994। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका 2006। याद रखेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले 1929 में बना था। क्लियर है? सबसे पहले कब बना था? 1929 में हरबिलास शारदा के नाम पर। इसको ही पूछा है साथियों, याद रखेंगे, हरबिलास शारदा। जो शारदा एक्ट है उसको भी याद रखेंगे। शारदा एक्ट आपका किससे संबंधित है? इसको पूछ चुका है। शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित है। ये हरबिलास शारदा, इसको याद रखेंगे, इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। लेकिन 2006 में केंद्र सरकार ने क्या किया? इसको निरस्त करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका है बाल विवाह से। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया? साथियों इसको भी पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा चुका है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका कहाँ शुरू किया गया था? प्राथमिक शिक्षा में। ये है आपका, इस योजना का शुरुआत हुआ था आपका 1987-88 में प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से, और 1993-94 में इसको उच्च प्राथमिक शिक्षा में तक बढ़ाया गया। क्लियर है? 1987-88 में क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा में, फिर उसके बाद 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक इसको बढ़ाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी किस वर्ष से प्रभावी हुआ?
प्रभावी मतलब लागू हुआ पूछेगा तो 2010, लेकिन पारित हुआ पूछेगा तो याद रखेंगे 2009। अधिनियम पारित हुआ 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? पारित पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 2009। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, तो प्रति सप्ताह कार्य घंटे आपका 45 घंटा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? यह है आपका 45 घंटे। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? यहाँ पर याद रखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब क्या है? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यह है आपका 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? इसको याद रखेंगे, सन 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 घोषित किया गया? यह है आपका एनसीएफ, ये हो जाएगा आपका 2005। एनसीएफ 2005 याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको याद रखेंगे, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। याद रखेंगे किसके द्वारा है? एनसीईआरटी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक का भूमिका है केवल सुविधादाता, अंग्रेजी में फैसिलिटेटर। याद रखेंगे, फैसिलिटेटर। इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो इसको याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना इसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, यह है आपका बहुभाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है रचनावाद। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इसको उत्तर साथियों रॉस। निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो याद रखेंगे, इसका है आपका रूसो। तो रूसो क्या है? प्रकृतिवादी है। याद रखेंगे, रूसो क्या है? प्रकृतिवादी विचारक है। याद रखेंगे, जबकि ये प्लेटो, कांट और सुकरात क्या है? ये आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी में आप याद रखेंगे साथियों, इसमें आ जाएगा आपका महात्मा गांधी, आ जाएगा। इसमें अरस्तु, अरविंद घोष, हीगल, स्पिनोजा, ये सब आदर्शवादी है। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो यहां से याद रखेंगे साथियों, इसका यह आपका डीवी अभी बताया ना, प्लेटो, हीगल, सुकरात, अरस्तु, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, ये सब क्या है? आदर्शवादी है। तो डीवी आपका आदर्शवादी नहीं है। सुकरात की विचारधारा थी, तो सुकरात का विचारधारा क्या है? आपका आदर्शवादी है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूति। कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? आदर्शवाद। किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम होने चाहिए? यह आपका आदर्शवादी। शिक्षा द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचारधारा किसकी है? आदर्शवाद की। सत्यम, शिवम, सुंदरम संबंधित है आदर्शवाद से।
सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है? आदर्शवाद का। शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। ये प्रयोग कर रहा है, इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। इसमें याद रखना है आपको, प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, विचार विमर्श करना आदर्शवादी विधि में सम्मिलित है, जबकि प्रयोग करना क्या है? प्रयोजनवाद है। प्र से प्रयोग और प्र से प्रयोजनवाद। आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते हैं? यह आपका प्रभावात्मक अनुशासन। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, तो अत्यंत प्रकृतिवादी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? इसमें याद रखेंगे आपका हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? तो याद रखेंगे शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ये इसका दृष्टिकोण नहीं है, बाकी सब क्या है? उसका दृष्टिकोण है। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है प्रकृतिवाद से। याद रखेंगे निषेधात्मक या इसी को नकारात्मक शिक्षा याद रखेंगे। और इसका प्रत्यय दिया है आपको रूसो ने दिया है। निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा किसने दिया है? रूसो ने दिया है। इसका उद्देश्य बालक के प्रकृति या दैवी स्वभाव की रक्षा करना भी है। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? रूसो ने। नकारात्मक शिक्षा के दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह आपका रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी। यह क्रिया द्वारा सीखना। याद रखेंगे क्रिया द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? प्रयोजनवाद के जन्मदाता है आपके जॉन डीवी। प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? जॉन डीवी की। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है, यह आपका अमेरिका। प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह सर्वप्रथम प्रयोग याद रखेंगे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। इसको उत्तर साथियों चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? यह आपका C.S. पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, स्व अनुशासन। प्रयोजनवाद विश्वास करता है, यह व्यक्ति व समाज में। किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने का महत्व दिया है? यह आपका प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है समाजीकरण है, तो समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो यह है आपका परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो सभी से उत्तर है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है यह आपका हरलॉक का। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो यह आपका सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? यह है आपका 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है?
तो यह आपका बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपका पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। तो कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार क्या है? अनौपचारिक। स्कूल विद्यालय क्या है? औपचारिक है। बालक की प्रथम पाठशाला है, इसको पूछा जा चुका है, याद रखेंगे अच्छे से। तो यह आपका परिवार। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो यह आपका परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? यह आपका परिवार। कौन सा समाजीकरण की द्वितीयक संस्था का उदाहरण है? तो द्वितीयक अगर पूछेगा तो याद रखेंगे विद्यालय एवं मीडिया। द्वितीयक संस्था पूछा है। पहला तो आपका परिवार है, द्वितीयक है विद्यालय एवं मीडिया। इसमें आपका आ जाएगा द्वितीयक में परिवार क्या है? प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय पास पड़ोस खेल का मैदान, विद्यालय पास पड़ोस खेल का मैदान, मीडिया, ये सब द्वितीयक संस्था है आपका। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? यह आपका विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यह आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, ये निष्क्रिय है, बाकी क्या है आपका सक्रिय है। बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है। यह आपका खेल। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यह आदर्श रूप में बर्ताव करके। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। यह आपका बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है, यह उसका सामाजिक विकास से। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, यह आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें सभी से। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी से। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है। रिया कक्षा पिकनिक में तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। यह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है आपका सहयोग की नैतिकता। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? यहां से याद रखेंगे कोहलबर्ग का है आपका नैतिक विकास। कोहलबर्ग निम्न में किससे संबंधित है? यह आपका नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर। याद रखें कोहलबर्ग जहां आया आपको याद रखना है नैतिकता, नैतिक याद रखना है कोहलबर्ग।
बच्चों के सीखने के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। याद रखने साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है इसको। ये आपका जीन पियाजे और LN वाइगोत्स्की। याद रखें, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। पियाजे ने किसका दिया है, याद रखेंगे, पियाजे का है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत, जबकि वाइगोत्स्की का है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्लियर है। पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की सामाजिक विकास। पियाजे के रूप में किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे क्या है आपका, संज्ञानात्मक विकास। याद रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। साथियों, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? यह आपका मौलिक अनुसंधान। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की गई थी। यह याद रखेंगे, 4 सुस्पष्ट आपका दिया है, पियाजे द्वारा दिया गया है। पियाजे, इसमें याद रखेंगे पियाजे में आपका है संवेदी पेशी, 4 ठो है इसका। संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2, फिर उसके बाद है आपका पूर्व संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक, फिर उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट है आपका औपचारिक है, औपचारिक। तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और लास्ट है 11 से 15। इन सबको याद रखेंगे। संवेदी पेशी, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो आपका है 4 अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था है, तो अभी बताया, पहला संवेदी पेशी है, दूसरा मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक। क्रम को भी याद रखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्लियर है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? यह है आपका स्कीमा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? यह आपका स्कीमा अवधारणा है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। यह आपका स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यह आपका स्कीमा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? यह आपका वस्तु स्थायित्व। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यह संवेदी प्रेरक चरण। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के रिक्त स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। यह आपका संवेदी गामक। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? यह विचारों की अनुत्क्रमणीयता। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यह आपका आत्मसातकरण। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? यह सुरक्षित रखने की योग्यता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? यह आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में है? यह किशोर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। किशोर है 11 से 15 वर्ष। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? यह आपका अमूर्त चिंतन यह बोल रहा है, ये होगा आपका औपचारिक में आ जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपका पाठ ढांचा। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ये आपका इसका उत्तर साथियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की इसका उत्तर हो जाएगा। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यह आपका लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन है आपका लेव वाइगोत्स्की। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह आपका पाठ ढांचा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। यह आपका व्यक्तिगत वार्ता। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबंधित करते हैं? तो यह है व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यह आपका बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला सहायता के साथ की जाने वाली कार्य के बीच अंतर। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? यह आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? ये याद रखें, अंतःप्रज्ञा अवस्था। ब्रूनर की 3 अवस्था है, बाकी प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक, संकेतात्मक। इसको आपको याद रखना है। देखिए साथियों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका है आपका मैकडूगल। देखिए साथियों, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यह आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकारक का याद रखेंगे, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कारक दिए, याद रखेंगे, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों। सामान्य विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है, तो जी है आपका सामान्य बुद्धि। जी मतलब जनरल, याद रखेंगे, जनरल, और जनरल को क्या कहते हैं? सामान्य। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता कहलाती है। यह आपका जी कारक। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? यह आपका व्यवहारिक बुद्धि। याद रखेंगे, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आपका 1985 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था इन्होंने।
मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? तो याद रखें मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यहाँ पर याद रखेंगे इसका बिने साइमन ने। अल्फ्रेड बिने याद रखेंगे सन 1905। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका याद रखेंगे अल्फ्रेड बिने। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ये आपका बुद्धि लब्धि सम प्रत्यय विकसित किया, ये है आपका टर्मन ने। इसको याद रखेंगे बुद्धि लब्धि है, तो बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इसको याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। यह कथन पूर्णतया सत्य है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है, किस पर बल देता है? अनुकरण पर। रिक्त स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यह आपका 18 से 24 माह, लगभग याद रखेंगे 250 शब्द। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? यह आपका 34 माह। दूसरे शब्द वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 100 शब्द। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विकास का सिद्धांत आपका अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत, ये क्या है? इसका सिद्धांत नहीं है। बाकी आपका अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत है। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? याद रखेंगे चॉम्स्की। किस पद्धति का उपयोग करने से हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? यह है प्रवर्धित वाक। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यह आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है नाटक का मंचन। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। यह आपका सामाजिक अंतःक्रिया। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, उनका लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह है आपका रूपीम। याद रखेंगे, यहां से इसमें ध्यान देंगे साथियों, जो भाषा में अर्थ की, याद रखेंगे इसमें अर्थ की पूछा है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो रूपीम, और बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो स्वनिम। क्लियर है? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, और अर्थ की पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा रूपीम हो जाएगा। क्लियर है? इसका सीक्वेंस इस प्रकार है। सबसे पहले आपका होता है स्वनिम के बाद आपका आएगा रूपीम के बाद आएगा शब्द आएगा। उसके बाद आएगा आपका उपवाक्य,
उसके बाद आएगा आपका वाक्य, फिर आएगा प्रोक्ति। क्लियर है? तो अर्थ पूछे, भाषा की अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई तो रूपीम, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। यहां पर देखिए पूछा है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। स्वनिम को और क्या क्या कहते हैं याद रखेंगे, ध्वनिग्राम कहते हैं, ध्वनिग्राम और स्वनग्राम भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। स्वनिम को क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम, स्वनग्राम। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आपको लगाना है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ध्वनिग्राम। यहाँ से देखिए थ फ च ध्वनिया है, ये क्या है आपका स्वनिम है, सबसे छोटी इकाई बोली जाने वाली। क्लियर हुआ? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो यह आपका स्वर विज्ञान। सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था, तो यह है आगबर्न एवं निमकॉफ। देखिए साथियों, आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से प्रश्न पूछता ही है। यहाँ से कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, यह है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, यह छात्र केंद्रित शिक्षा पर। पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका ये छात्र केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? यह आपका जॉन डीवी। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यह बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? यह आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है, यह आपका प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में परीक्षा मानदंड संदर्भित और विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, याद रखेंगे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने। किसके अनुसार इदम अहम पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? फ्रायड के अनुसार। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो यह आपके सुकरात। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यह आपका आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, यह बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, गतिवाही योग्यता, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कारक है सांस्कृतिक। हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गाल्टन। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये आपका वंशानुगत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? बुद्धि। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास का सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। ये क्या है आपका? समझना चाहिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? यह आपका व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए समस्या। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, यह ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है रॉस द्वारा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? रॉस ने। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? यह आपका प्रतीक जीन पियाजे इसका सही उत्तर है। याद रखेंगे ऑप्शन ए जीन पियाजे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ये आपका डीवी। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था, ये आपका यूंग द्वारा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बविल का। आगमनात्मक तर्क निम्नांकित में से किस पर आधारित है? यह आपका प्रकृति की समरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क निगमनात्मक तर्क की विशेषता नहीं है? यह तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क ये नहीं है, बाकी सब इसका विशेषता है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? ये आपका है कल्पना, ये शामिल नहीं है। बाकी अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण ये शामिल है। निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है, इसमें शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। मनोचित्रण का संदर्भ है, तो मनोचित्रण संबंध है मन के प्रकार का अन्वेषण। कल्पना के विकास के लिए यहाँ से ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान दें, उपरोक्त सभी क्रिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ये इसका उत्तर है स्मृति। देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और इतना को अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा अंक आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न इससे पहले पूछा जा चुका है। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है।
इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 मिलेगा साथियों।